प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। तो देवता है खड़े, अरे गलियों में ही बाहें खोले, देवता है खड़े गलियों में ही बाहें खोले, तो उन्हें छाती से लगाओ अमोल तो जाने। क्या बात है, क्या बात। बड़ी याद आ रही थी गाँव की कि यहाँ आम जामुन न महुआ न पीपल, नहीं बट की छाया नहीं नीम शीतल, यहाँ आम जामुन न महुआ न पीपल, नहीं वट की छाया नहीं नीम शीतल। सुनिएगा, यहाँ वृक्ष गमले के भीतर समाए। क्या बात है। शहर में यहाँ वृक्ष गमले के भीतर समाए, मेरे गाँव मुझको बहुत याद आए, मेरे गाँव मुझको। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का आरंभ अनुष्ठान में अभिनंदन है। मैं आज उपस्थित हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जो उमरिया जिले में डीओ के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं वहीं से स्थगित करते हुए वर्तमान समय में रीवा में हमारे मध्य उपस्थित हैं। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे डॉक्टर अमोल वट्रोही जी को। आज उन्हीं से हम वार्ता करेंगे, उनके विषय में जानेंगे, उनके जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं के विषय में जानेंगे और उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानेंगे। तो आइए आज मैं परिचय करवाती हूँ आदरणीय डॉक्टर अमोल वट्रोही जी। नमस्कार दादा। नमस्कार। मैं अभिनंदन करती हूँ आपका इस आपके आरंभ अनुष्ठान। धन्यवाद धन्यवाद। तो दादा, आज हम उपस्थित हैं आरंभ अनुष्ठान के प्लेटफॉर्म पे जी। और सर्वप्रथम मैं आपका अभिनंदन करते हुए जी आपके विषय में कुछ जानने की भी जिज्ञासा रख रही हूँ आपके मुख से। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पड़ता है और आपकी जो साहित्यिक यात्राएं रही वो कहाँ से आरंभ होती है? जी, ये रीवा से कोई 40-45 किलोमीटर दूर जी। रघुनाथगंज है, वाराणसी रोड पे जी। वहां से दक्षिण कोई 4 किलोमीटर दूर हमारा गांव है दुआरा। अच्छा। पुश्तैनी गांव है जहाँ 15 पुश्त से हमारा परिवार बसा हुआ था। जी जी। तो वहीं पर पंडित शिवबालक राम हमारे जो पिता थे और माँ हमारी मनकुंवरी देवी जी, उनके घर में 5 जून 43 को जी हम पैदा हुए। जी। एकदम शुद्ध ग्रामीण इलाका है जहाँ कोई, अब तो बहुत कुछ प्रगति हुई है, न वहाँ सड़क थी, इवन कुएं तक नहीं थे। एक कुआं था पूरे गांव में, पूरा गांव वहीं पानी भरता था। जी। अभावों की जिंदगी थी जी। सभी अभाव में थे, छोटे छोटे कृषक थे। और हमको तो ऐसा याद आता है कि हमारे गांव में जितने भी परिवार थे वहां का जो मुखिया होता था सब मांगने जाते थे। अच्छा। छत्तीसगढ़ इलाका, अब तो छत्तीसगढ़ प्रांत बन गया, पहले छत्तीसगढ़ कहलाता था। अपने हम लोग तो विंध्य प्रदेश में थे पहले, फिर मध्य प्रदेश बना। तो छत्तीसगढ़ जाते थे, कोई चलान गुरु बनते थे, कोई और भिक्षा मांगते थे। ऐसी अभाव की जिंदगी थी। तो हमारे पिताजी भी ऐसे अभावग्रस्त थे। वहां पैदा होने के बाद ऐसा सोचा नहीं जा सकता था कि कोई बच्चा इस तरह हमारी तरह रेगुलर एमए इंग्लिश करेगा, इस तरह का पद धारण करेगा, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई हुआ भी नहीं जी। हमारे गांव के अधिक से अधिक लोग पुलिस वगैरह में छोटे मोटे पदों पर गए, बाकी शिक्षक पद पर तो कोई पहुंचा ही नहीं जी। तो वहाँ एकदम ग्राम्य अंचल में हम पैदा हुए और 8वीं तक उसी अभाव में रहते हुए, पास में कोई 4-5 किलोमीटर दूर रघुनाथगंज है जी, वहाँ हमने विद्या अध्ययन किया।
और इसके पश्चात चले गए मऊगंज जी। मऊगंज जाने के पूर्व तो बड़ी कसमकस करनी पड़ी, इसलिए कि हमारे पिताजी पढ़ाना नहीं चाहते थे। लोग कहते थे कि लड़का अगर आगे पढ़ लेगा 9वीं 10वीं 11वीं तो क्रिस्तान हो जाएगा। तो क्रिस्तान होने के भय के कारण पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। अच्छा। हाँ। किस तरह से वहाँ 9वीं से 11वीं पढ़े, जी। दूसरों के सहयोग से, दूसरे के घर में रह करके। और फिर इसके बाद TRS कॉलेज में आए जी। तो TRS कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर से MA फाइनल अंग्रेजी तक रेगुलर स्टडी किए। और उसके बाद ही हमारी पोस्टिंग हो गई TRS कॉलेज में ही, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट हो गया तो 2 साल तक वहाँ कार्य भी किए। जैसे ही हम मिडिल स्कूल में पढ़ने गए रघुनाथगंज में जी 6वीं 7वीं में, और तब से दोहा वगैरह से परिचय हुआ तो कुछ तुकबंदी खास करके चौपाई और दोहे में करने। ये आरंभ मुख्यतः वहीं से हुआ कॉलेज? नहीं 6वीं 7वीं में जब पढ़ते थे मिडिल स्कूल में, बताया ना जी जी रघुनाथगंज में जी। तो वहाँ बताया ना कि दोहा चौपाई वगैरह से परिचय हुआ, तभी से ये वो लेखा ही शुरू हुआ। और 7वीं 8वीं तक में तो हम खूब लिखने लगे। तब तक उसके साथ रोला भी आ गया, उल्लाला भी आ गया, कुंडलिया भी आ गया, तमाम आ गए। और वहाँ मैंने जो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय थे उनसे निवेदन करके मैं लिटरेरी सेक्रेटरी भी बन गया वहाँ का, साहित्यिक सचिव, ताकि कार्यक्रम करा सकूं। बड़े खुश हुए कि भाई ऐसा तो कोई लड़का था ही नहीं कि जो अपने से कहे कि हमको बना दीजिए, हम कार्यक्रम करवाएंगे। तो वहाँ हमारे 7वीं 8वीं में सन 57-58 में हम इस तरह की रचनाएं तो नहीं करते थे। रामनवमी हुई, कृष्ण जन्माष्टमी हुई, या कोई तीजा हुआ, या कोई होली हुई, दिवाली हुई, जो भी पर्व त्योहार राष्ट्रीय पर 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी आया उसी पर हमने कुंडलिया लिख डाली, या रोला में लिख डाला, या सोल्टे में लिख डाला, या दोहा और चौपाई में लिख डाला। और फिर उसके बाद हेडमास्टर साहब को दे दिया जांचने के लिए, और उन्होंने कह दिया कि ठीक है इसको प्रस्तुत करो और लड़कों को भी जोड़ो। तो इस तरह हमारी साहित्यिक साधना वहीं से प्रारंभ हो गई। और जब हम 9वीं में गए, अब संस्कृत में बहुत तेज थे, संस्कृत अंग्रेजी में, तो वहां देखा कि संस्कृत वाले गुरुजी बहुत अच्छा लिखते हैं, संस्कृत में लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। तो हमने भी लिखना कर दिया, कुछ श्लोक शुरू किए, कहानी शुरू, संस्कृत में श्लोक लिखे, कहानी हमको याद है आज तक, नीलकंठा कहानी हमने लिखी थी जो पत्रिका में छपी थी, हमारे श्लोक भी छपे थे। तो वहां लिखा MA इंग्लिश में। तो हमने अंग्रेजी में वहां कविताएं लिखनी शुरू की, पोएम्स लिखे, स्टोरीज लिखी, एसेज लिखे इंग्लिश में। हाँ, और इवन वहां के जो पत्रिका होती थी उसके सह संपादक भी रहे, विद्यार्थियों को संपादक बनाते थे, बाकी तो प्रोफेसर होते संपादक। तो एक होता था तो मैं उसमें हो गया। तो इस तरह हमारी काव्य साधना निरंतर चलती रही विद्यार्थी जीवन में। और फिर हिंदी में हमने लिखा, खूब किताब भी है हमारी, अक्षय वट छपी है। कितनी पुस्तकें होंगी दादा अब तक आपकी? शुरू तो हमने जब ये बघेली में हमने 78 से लिखने शुरू किया ना जी, 78 से जब ये आकाशवाणी खुली जी, तो 78 से जैसे लिखना शुरू किया तो 88 के पहले तक बहुत रचनाएं हो गई बघेली में। अच्छा। तो पहली कृति हमारी बघेली की ही प्रकाशित हुई सन 1988। अब 88 में प्रकाशित होने के बाद फिर ध्यान आया कि तुम्हारी हिंदी की बहुत रचनाएं पड़ी हैं जी जी। तो हिंदी की रचनाओं को भी उसके बाद अक्षय वट संभवतः 89 में छपा। और इसके बाद बीच में रिसर्च भी किया हमने, तो हमको UGC से ग्रांट मिला, तो कवि रत्न कृष्ण प्रसाद शर्मा घिमिरे व्यक्तित्व एवं कृतित्व वो छप गया। उस समय तक ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि हायर सेकेंडरी के टीचर का छपे, लेकिन उसमें चूंकि टीचर शब्द का प्रयोग था ऑर्डिनेंस में, तो हमने वाइस चांसलर के पास दिया लिख करके आवेदन कि भाई इसमें रजिस्ट्रार साहब कहते हैं और तमाम कहते हैं कि नहीं, वो तो केवल कॉलेज वालों का छपता है, हायर सेकेंडरी मिडिल प्राइमरी का नहीं छपता जी, तो ये हम इसकी कॉपी दे रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया और कहा ठीक है। आगे से फिर एग्जीक्यूटिव को बुला करके
और भले परिवर्तन करा लीजिए, कॉलेज टीचर्स लिखवा दिए लेकिन अभी तो टीचर्स लिखा है, तो इन्होंने अर्जी दी है कि भाई हमारी जांच करवा ली जाए, अगर वो छपने लायक तो छपा दी जाए। तो हमारी एकमात्र, और लोगों की नहीं छपी। उसके बाद तो उन्होंने परिवर्तन ही कर दिया। हायर सेकेंडरी लेक्चरर की पहली कवि रत्न कृष्ण प्रसाद शर्मा घिमिरे व्यक्तित्व एवं कृतित्व, नेपाल के कवि थे। नेपाल गए थे हम रिसर्च करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो वो छप गई। और इसके बाद ये आया हम बोला, ये भी बघेली का संकलन है जी। और फिर एक खंड काव्य है जी, सूत सच कहते रही। क्या बात है। सूत के बारे में लिखा है, क्योंकि सूत के बारे में लोग नहीं जानते हैं कि ये सूत है कौन। सूत उवाच, सूत सब चीज लिखी है, लेकिन ये नहीं जानते कि सूत थे कौन। तो हमने लोमहर्षण जी का नाम, उग्र सरवा जो बाद में सूत हुए उनके लड़के, उनका नाम, इसको तो हमने अपने सूत सच कहते रही में कथा भी ली है। और अभी सबसे बाद में छपा है हमारा गजड़ गुच्छ। क्या बात है। गजड़ गुच्छ को हमने ये जो गजल है ना, हमको ये लगा, चूंकि गजल तो आप जानती ही हैं, हिंदी की है, कि गजल जो है वनिताओं के लिए, प्रेयसियों के लिए, प्रियतम और प्रेयसी, प्रीतम एक दूसरे की, ये इस तरह का फारसी में है जी। लेकिन हमने उसमें ढूंढा कि आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई शब्द की। अच्छा। तो हमने कहा ये गजरा से हुई। अच्छा। कोई भी रमणी किसी पुरुष के सामने आमने सामने कभी नहीं खड़ी होती, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसकी तिर्यक वंकिम दृष्टि होती है, तो वो उसका जूड़ा दिखा होगा और जूड़े में गजरा लगा रहा होगा। गजरा, तो गजरा जब देखिए, जो प्रेम पूर्ण जब बातें होती हैं या आनंद की स्थिति में आप होते हैं, तो आपकी जो ध्वनि होती है तुतलाती जैसी हो जाती है। आप गजरा कहेंगे तो गजला कहा जाएगा, आपसे गजरा ना कह पाएंगे, गजला कह जाएगा। और गजला कह दिया, वो धीरे धीरे गजल बन गया। हाँ, वो तो है। तो ऐसे ही हमने ये सोचा कि अगर बघेली में गजरा को कहते तो गजड़ा कहते, क्योंकि हम लोग तो गजड़ा, राखी को भी गजड़ा कहते हैं, चाहे हार के रूप में पहने, जूड़ा के रूप गजड़ा ही कहते हैं। बिल्कुल। तो गजड़ा हो गया, गजरा से गजड़ा और गजड़ा से गजड़। बिल्कुल। और गजड़ का गुच्छा हो गया गजड़ गुच्छ। बिल्कुल दादा, ये ठीक इसी प्रकार है जैसे मुख सुख के लिए यादव प्रिया को प्रिया बोलते थे। जी 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 बिल्कुल। तो भाषा विज्ञान का अध्ययन करें तो अपने आप ये सही हो जाएगा कि गजड़ गुच्छ ये गजड़ है, बघेली का गजड़। तो हमने कहा जब हम बघेली में लिखेंगे तो पहले हम बघेली गजल कहते रहे, अब बघेली गजल कहने की जरूरत नहीं, अब गजड़ कह दो तो समझ जाएंगे लोग कि बघेली की गजल है। तो ये गजड़ गुच्छ हमारा 115 गजड़ है इसमें। अच्छा। और अभी संप्रति हमको लगता है कि 11 कोई 82-83 और हो गई है। अच्छा। और उसका नाम हम रख रहे हैं गजड़ाउरी। गजड़ावली, गजड़ावली शब्द को हम बघेली में गजड़ौरी करके उसको 24 में हम छपा दें। नवीन प्रयोग है जी। अब वो तो है ही भाई, देखिए हर कवि लेखक विद्वान जब कोई बात कहे तो उसमें कुछ चिंतन शामिल हो, कुछ शोध शामिल हो, निश्चित रूप से, तब तो वो कोई बात हुई। और नहीं तो ये बातें तो कब से हो रही हैं, सतयुग त्रेता द्वापर से चाहे ऋषियों से शुरू हुई बात उतनी ही है। उसी बात को बार बार लोग कह रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, अपने अपने भावों के आधार, चिंतन करके कह रहे हैं, शोध करके कर रहे हैं। और लगता है कि अरे ये तो नई बात निकाल ली। तो जब नई बात उससे निकल आए तो वही वास्तविक हुआ साहित्य है, कोई न कोई नई बात। अब जैसे कोई बैठा है, अब वो बैठा है उसको कोई अलग तरह से सोचे, कोई अलग तरह से। हमको तो भाई देखिए मानवीय संवेदना और पीड़ा ही दिखाई पड़ती है। कोई बैठा है तो लगता है कि ये पीड़ा में बैठा है, ये दुखी है, ये बात, और तुरंत तरंगें उठने लगती हैं और लगता है कि कुछ इसके ऊपर लिखें, गुहार लगाएं, लोग सुने, दौड़े और इस संसार से इसको मुक्ति मिले। तो ये
ये चलता रहा। इसी तरह से हमारी काव्य यात्रा आज तक अभी चल ही रही। बता ही रही कि इन दिनों रात्रि के 12 बजे तक जब सब लोग सो जाते हैं तो मैं गजल लिखता हूँ। क्या बात है। और एक गजल पूरी हो गई तो बिस्तर पर चला जाता हूँ। अच्छा। एक गजल केवल 7 फूल होते हैं, 7 पुष्प उसमें। अच्छा। यानी 7 शेर जिसे आप लोग कहते हैं, क्या उसको हम पुष्प कहते हैं या फूल कहते हैं। और बघेली में उसको पुहुप कर दिया है। ये कह के वो 7 करके और फिर सो जाते हैं। जी जी। यद्यपि संप्रत बड़ी कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं। मैडम तो बहुत ही बीमार है मालूम। अच्छा। इसके बावजूद साहित्य को छोड़ नहीं रहे हैं। जब तक वो हमको न छोड़ देगा। तिलक जी ने गीता रहस्य में लिखा ना कि आप कर्म करना भले न छोड़ना चाहें, अंत में कर्म ही आपको छोड़ देगा। तो जब तक ये साहित्य हमको न छोड़ देगा, यानी हमारी वाणी, हमारी लेखनी और हमारा मानसिक चिंतन, हमारी संवेदनाएं पुष्ट रहेंगी, कुछ कहने को आतुर रहेंगी, तब तक हम कहते रहेंगे। क्या बात है। अब हमारी उम्र 81 है तो देखिए कब तक हम कहते रहते हैं। सब लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्रेम प्राप्त होता रहेगा तो कुछ न कुछ कहते रहेंगे निश्चित रूप से। अच्छा दादा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो सेवाएं रही वो किन किन क्षेत्रों में और कहाँ रही। हाँ, ये तो हमने बता ही दिया कि शुरुआत हमारी टीआरएस कॉलेज से हुई। इमरजेंसी अपॉइंटमेंट 2 साल तक हम इंग्लिश के लेक्चर रहे। और जब हम लोगों को संबित सरकार आने पर हटाया गया तो उसी में एक पैरा लिखा हुआ था कि इन लोगों की नियुक्ति हायर सेकेंडरी में की जाए। तो सबसे पहले हमको सकर्रा बिलासपुर में नियुक्ति मिली। अच्छा। बिलासपुर पहुंच गए। सकर्रा बिलासपुर में पहुंचने के बाद उसी दिन जब ज्वाइन कर चुके थे तो आदेश आया संचालनालय से कि नए लेक्चरर ज्वाइन करने आए तो उनको ज्वाइन न कराया जाए। अच्छा। अब वो हमारे प्रिंसिपल साहब बुलाए कोई 3-4 बजे, अरे मिश्रा जी इधर आइए, हम आपको ज्वाइन न कराएंगे। तो हमने कहा सर हम आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट न करेंगे, आप हम ज्वाइन कराइए। तो कहीं कैसी बात करते, आप हंस रहे हो, हम बता रहे हैं कि हम आपको ज्वाइन न कराएंगे। अब जब संचालनालय से निर्देश आएगा कहाँ जाना तब जाइए आप। क्या बात है। तो हमने कहा सर हम भी वही बात कह रहे हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट ना करेंगे कि हमको ज्वाइन करा लीजिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। अरे बाबू ऐसा करो, इस पत्र को आज रिसीव न करना, कल की डेट में रिसीव करना, नहीं तो सोचेंगे कि मैनिपुलेशन किया है। तो हो गया, उन्होंने उसको लौटाया। हम वहीं सकर्रा बिलासपुर में रहे 1-8 महीने। अच्छा। फिर दूसरा आदेश, हमारे ट्रांसफर का आदेश जारी हुआ रायपुर के लिए। वहाँ देवभोग नाम का स्थान, अब तो वहाँ हीरा भी निकलता है। देवभोग जो उड़ीसा बॉर्डर में है, वो लोग अपने को उड़िया कहते हैं। अच्छा। बाकी लोगों को लरिया कहते हैं। अच्छा। हम लोग लरिया थे, वो उड़िया थे। अच्छा। एकदम मध्य प्रदेश में थे पर वो अपने को उड़िया ही मानते थे। जी। तो वहाँ हमारी सेवाएं प्रारंभ हुई देवभोग रायपुर में। जी। वहाँ 69 से रहे और 73 गए, 4 साल वहाँ रहे। फिर इसके बाद हमारा ट्रांसफर हो गया बागलकोट। अच्छा। रायपुर जिले में धमतरी तहसील में है, वहाँ हम पहुंच गए एज लेक्चरर। वहाँ भी लगभग साल भर पढ़ाए और इसके बाद हमारा बीएड में सिलेक्शन हो गया तो रायपुर आ गए, तो बीएड किया। और बीएड के बाद फिर लौट के गए थोड़े दिन के लिए वहीं मगरलोट। अच्छा। और इसके बाद हमारा ट्रांसफर सीधे हो गया रीवा जिले को गौरी हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा। वहां से सीधे वहां हुआ गौरी हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो गौरी में हम कोई 10-11 वर्ष लेक्चरर रहे। तो बड़ा प्राइम टाइम हमारा जो था, सबसे ज्यादा पढ़ाया, सबसे ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया, सबसे ज्यादा लोगों से जुड़ा, सबसे ज्यादा रचनाएं की, सबसे ज्यादा कवि सम्मेलनों में गए। वो हमारा सबसे माने स्वर्ण काल था, ये समझिए हमारे साहित्य का भी और जीवन का। अच्छा। इसके बाद हमारा स्थानांतरण देवतलाव के लिए हुआ। देवतलाव में 1-2 साल रहे और फिर हमारा प्रमोशन हो गया एज प्रिंसिपल। जी। तो हम चले गए फिर बछौन छतरपुर। जी। वहां रहे आए
छतरपुर में रहे, फिर ट्रांसफर होते होते कोठी आए, कोठी से मऊगंज गए, मऊगंज से फिर देव तालाब आ गए। क्या बात है। और देव तालाब में कुछ दिन रहने के बाद फिर प्रमोट हो गए एसडीईओ जी 2003 में जी। तो 2003 से 2005 तक उमरिया में रहे, वहीं से रिटायर हो गए एसडीईओ। इस तरह से बहुत घूमे अपने सेवा काल में, यहाँ से वहां, वहां से वहां। यद्यपि तो हम बड़े सरल स्वभाव थे, लेकिन जैसे कोई अपने को बड़ा उद्भट बताता है तो उसकी नहीं मानते थे भी। सरल आदमी से तो हम डरते थे, लेकिन उद्भट आदमी से नहीं डरते थे। जो दुष्ट पुरुष होते थे उनसे जरूर प्रतिरोध करते थे, और उस प्रतिरोध के कारण ही हमारा ट्रांसफर बहुत जल्दी होता था। अच्छा। हाँ, अवश्य प्रतिरोध करते थे। जैसे वैसे ही कोई काम सिफारिश में कोई ले आए वो नहीं करते थे। हमको याद है एक बार हमने अनुकंपा नियुक्त की एक महिला की, डीओ रहते हुए उमरिया में जी। लेटर बन गया, बाबू को दे दिया कि इसको भाई तकसीम करा देना। इतने में एक नेता जी आ पहुंचे, उसकी नियुक्ति के लिए बोले साहब बड़ा गड़बड़ हुआ, वो एक बार नियुक्ति हुई थी, फिर कोर्ट जाना पड़ा, ये हुआ वो हुआ, और वो नियुक्त करना पड़ेगा। बाबू को बुलाया, हमको बाबू इधर आओ, बताओ इनको। बता दी, उसने बताया कि नियुक्त हो गई, हमारी रिश्ते में चचेरी भाभी भी लगती हैं, और हम ही को लेटर दे दिए हैं। हमने कहा अच्छा, वो लेटर हमको आने दो। हमने कहा नेताजी अब इसको हम प्राइमरली ये मानते कि जिसकी कोई सिफारिश कर रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ है। क्या? तो हमने अच्छी तरह जांच नहीं की थी। हमने कहा महिला है, अनुकंपा वाली बात है, एक बार हो भी चुकी है, फिर निकाली गई, फिर कोर्ट गई, उनका कुछ नहीं हुआ। तो तुरंत ही हमको दया लगी, हमने तुरंत पोस्टिंग कर दी। पर अब तो हम न करेंगे इसको। अब वो नेताजी बड़े दुखी हुए, बोले हमसे बड़ी गलती हो गई साहब, सुना तो था आपके बारे में कि सर सिफारिश आप नहीं मानते, कुछ अपने से सही काम करते हैं। तो हमने कहा अपने से तो हमने सही काम कर दिया, लेकिन अब सिफारिश के कारण ये लिफाफा वापस लेंगे, जांच करेंगे। फिर वो बहुत रिक्वेस्ट की, बोले नहीं सर, अब जो है उस महिला की जब जिंदगी आपने बनाई थी उसकी नियुक्ति हो ही गई, तो आप फिर से क्यों वापस लेंगे। हम चलिए, हम अपने को नेता नहीं मानते, न सिफारिशी मानते, मान लीजिए आपका दर्शन करने आए थे। तो फिर हमने कहा उस बाबू को कि ठीक है, ले जाके तकसीम करा दो और ज्वाइन करा दो। तो इस तरह चलता रहा। और प्रशासन में कठोरता तो थी, लेकिन दया जो ईश्वरीय गुण है, दया भी हमारे पास बहुत थी। हाँ, हमने फिर नियम नहीं देखा। कहीं भी कोई ऐसा काम आ गया कि दुखी है, कि वो एक मिखाई राम हरिजन थे, वो बेचारे आ गए, तो उनका हमने तत्काल निरस्त कर दिया ट्रांसफर। कलेक्टर साहब तक नाराज। ऐसे एक सज्जन आए, एकदम फ्रैक्चर्ड, अब कैसे जाएंगे स्कूल, 3 महीने उनके बीत रहे थे। हमारे पास अर्जी आई, दिखाया गया कि ये पड़े हैं, आज ही इनका कटेगा। हमने कहा ठीक है। बाबू को कल बाबू बोला कि नहीं साहब, अब तो इसके लिए कोई उपाय नहीं है, न तो आसंजन हो सकता, न ट्रांसफर हो सकता, न कुछ नहीं हो सकता। कलेक्टर ने नहीं कर दिया, मंत्री ने नहीं कर दिया, तो लाओ नोटशीट बनाओ। नोटशीट बनाए, सब लिख दिया। हमने कहा सब लिख दो, लिख दिया। हमने उसमें लाइन मारी, नीचे लिख दिया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पीछे जो कन्या विद्यालय है, कन्या मिडिल स्कूल, इसमें इनको अध्यापन करने की अनुमति दी जाती है। मानवीय आधार पर अध्यापन करने की अनुमति दी जाती है। आदेश प्रसारित किया जाए। प्रसारित, कलेक्टर साहब कहेंगे वाह वाह गजब, इस तरह का प्रशासन हो, कहीं कोई फसावट नहीं। अब मानवीय आधार तो ऐसा आधार है। फिर दूसरे ये कि आपने न ट्रांसफर की, ना आपने कहा कि पढ़ाने की अनुमति दी जाती है। क्या बात? तो आप डीओ इतना तो कर ही सकता है कि पढ़ाने की अनुमति दे सकता है। हमने कहा सर यही तो हमने सोचा कि जब पढ़ाने की अनुमति दे देंगे, जो पढ़ाएगा उसको वेतन मिलेगा ही, मध्य प्रदेश शासन देगा, देना ही पड़ेगा। तो ऐसा चलता रहा। अपना जो जीवन था मुख्य रूप से बच्चों के लिए था। बच्चों के पढ़ाने में हमने पर्याप्त श्रम किया। कितने बालक हैं?
नहीं, ये हमारे बच्चे नहीं, यानी विद्यार्थी, अच्छा, हमारे अच्छा, जी, विद्यार्थी। जी बच्चा तो हमारे एक ही है, जी और चाहते तो हम किसी शासकीय कार्य में वो कर लेते, लेकिन वो प्राइवेट और काम करते रहे, घर में रहते हैं, जी कभी यहाँ आए कभी वहाँ गए। उसके लिए हमने प्रयास नहीं किया। नहीं तो शासकीय, खास करके जिस ओहदे पर हम थे उसमें तो कितने ही लोगों को पोस्टिंग करा देते, कर देते। निश्चित रूप पर ऐसा कुछ नहीं किया हमने, से। जी न ही इस तरह का कोई लाभ लिया। आज भी उसी तरह से फटेहाल जैसे रहते हैं। एक सामान्य शिक्षक भी तो हमसे ज्यादा वो तो कमाया हुआ है, और बस इसी तरह जीवन गुजार रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, लोगों के बीच में, सामान्य जन सामान्य के बीच में। जी कई बड़े लोगों से हमारा परिचय बहुत ज्यादा नहीं, घनिष्ठता नहीं है। अब ये कि जो अपने से हमारा नाम सुने हुए हैं, उसी के कारण तमाम लोग पुस्तकें पढ़ करके यहाँ वहां से संदर्भ लेके कहीं सम्मानित कर रहे हैं, कहीं बुला रहे हैं, कहीं ये होता रहता है। जी जी हाँ, ये बड़ा सामान्य है। लेकिन उसके लिए जैसे हमारी कोर्स में भी किताब चलती है एपीएस यूनिवर्सिटी में, आपके हिंदी में, एमए हिंदी में है, जी 4th पेपर में, जी जी वैकल्पिक पेपर बघेली वाला जो, निश्चित रूप तो उसमें हमारी पूरी पुस्तक हिमालय केर कनिया चलती है। बिल्कुल। लेकिन अब आजकल तो लोग दौड़ धूप लगाते, तब भी नहीं होता। हमारी पता नहीं कैसे हो गई है? हम लोगों को पढ़ने के लिए मिली थी। हाँ, तो हिमालय केर कनिया जी वो एक सरल है, यहाँ रायपुर करचुलियान में ब्रजेश सरल। जी तो उन्होंने कहा कि जब हम बीए फाइनल की परीक्षा दे रहे थे बटरोही जी, तो उसमें आगे बटरोही जी कब और कहाँ पैदा हुए। कहीं ना हम तो चकित रह गए कि भाई इतने कवि हैं, किसी का नहीं पूछा। बटरोही जी के साथ तो मंच साझा किए कई बार कविताएं की। अब बटरोही जी को पूछता है, तो बगल वाले से पूछा कि भाई ये बटरोही जी के बारे में क्यों आया इसमें? बोले बटरोही जी कोर्स में आपको मालूम नहीं? बीए में साथ की उनकी कविताएं, बघेली का जो संकलन है तो वो है। तो अरे कहीं भाई गजब हो गया। तो हम तो साथ साथ रहे पर नहीं जान पाए कि कहाँ के हैं। तो कहीं नहीं दुअरा के हैं, रघु के पास के दुअरा के हैं। और हो गया इस तरह से उसने उनको बताया। तो सामान्य रूप से बस ये अपने आप ही जगह जगह उस कीर्ति के कारण हो, साहित्य सर्जना के कारण हो, अन्य लोगों के कहने के कारण हो, जैसा भी हो, लेकिन ये है कि हमने व्यक्तिगत रूप से कहीं भी इस तरह का संपर्क नहीं किया कि हमको कोई पुरस्कार मिले या हमको कोर्स में लिया जाए या और भी हो। जैसे यही जब ये नगर निगम वाले जब शंभू का को सम्मान दिए, तो उसमें भी बोलने का बोले कि हमने कहा ये आश्चर्य है, हम तो दुआरा में बैठे हुए रिटायरमेंट के बाद भी गांव की गलियों में पता नहीं कहाँ से ढूंढ निकाला आप लोगों ने हमको सम्मानित कर दिया। शंभू का को सम्मान पहला हमको मिला। तो हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा। बोले कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और खास करके ऐसे लोग, कदरदान लोग और शोध करने वाले लोग, कि ये दुआरा की गलियों में पहुंच गए हैं। रीवा में किसी को देना था, यहाँ भी तो तमाम लोग हैं। तो बोले हो गया। तो बोले अब शंभू काकू वाली की पीढ़ी के बाद आप ही की तो पीढ़ी है, तो हम लोगों ने ढूंढ निकाला ऐसा करके। जी कुछ रचनाएं आपकी सुनने की इच्छा थी। हमें भी और दर्शकों को भी। अच्छा जी। तो अब याद तो उतनी ना होगी, याद तो बहुत है, यद्यप 20 हैं जी, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो याद शुदा है उन्हीं को हम सुना दें। बिल्कुल ज्यादा पुरानी चीजें ऐसा सभी सुनना चाहेंगे। ऐसा जी, क्या? जी जी। उठो रोको कि जवानी न भटकने पाए। क्या बात है? उठो रोको कि जवानी न भटकने पाए। ओ अभिलाषाओं का दर्पण न चटकने पाए। अभिलाषाओं का दर्पण न चटकने पाए। तो निंदा करने से कभी युग न बदलता बाबा। क्या बात है? निंदा करने से
कभी युग न बदलता बाबा, स्नेह बरसाओ कि अवसर न निकलने पाए। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत। स्नेह बरसाओ कि अवसर न निकलने पाए। अद्भुत। ये हिंदी चूंकि कम प्रस्तुत करता हूँ तो सुनेंगे लोग तो खुश भी होंगे। जी जी जी। कि त्याग पर्यंक कंटकों पे चलो तो जाने। वाह, क्या बात है। त्याग पर्यंक कंटकों पे चलो तो जाने। अब बात छोड़ो और कुछ काम करो तो जाने। क्या बात है, क्या बात है। बात छोड़ो क्या बात है। और कुछ काम करो तो जाने। तो देवता है खड़े, अरे गलियों में ही बाहें खोले। देवता है खड़े, गलियों में ही बाहें खोले। तो उन्हें छाती से लगाओ अमोल तो जाने। क्या बात है, क्या बात है। उन्हें छाती से लगाओ अमोल तो जाने। कि तुम कहाँ रहेगा तुम, सूरज कोई उगाओ तो। क्या बात है। तुम कहाँ रहेगा तुम, सूरज कोई उगाओ तो। अब वज्र द्रव जाएगा तुम साम गान गाओ तो। क्या बात है। वज्र द्रव जाएगा तुम साम गान गाओ तो। अद्भुत। तो मृत्यु तो होगी फिर भय क्या रत्नाकर से। क्या बात है। मृत्यु तो होगी फिर भय क्या रत्नाकर से। होगा वाल्मीकि खुद को वृक्ष में बंधवाओ तो। क्या बात है। होगा वाल्मीकि खुद को वृक्ष में बंधवाओ तो। वाह। और अब एक गीत। स्वागत है। जब मैं रायपुर में था जी, उन दिनों ये रचना की थी। अच्छा। बहुत गांव की याद आती थी जी। और रायपुर प्रॉपर में उस समय बीएड कर रहा था। अच्छा। तो उस समय ये रचना मेरा गांव मेरे गांव। जी। कुछ दिन शहर में युगों से बिताए, कुछ दिन शहर में युगों से बिताए। मेरे गांव मुझको बहुत याद आए। मेरे गांव मुझको बहुत याद आए। वाह। तो यहाँ गंदी हौली सी नाली भरी है। शहर में जा रहे थे, बीच शहर में निश्चित रूप से कि यहाँ गंदी हौली सी नाली भरी है। अबू से हवा की दुनाली भरी है। अबू से हवा की दुनाली भरी है। और सड़क रात दिन कान में घड़घड़ाए। सड़क रात दिन कान में घड़घड़ाए। मेरे गांव मुझको बहुत याद आए। मेरे गांव मुझको बहुत याद आए।
धुआं फैक्ट्री का गगन में चढ़ा है। क्या बात है। धुआं फैक्ट्री का गगन में चढ़ा है, उगलता जहर बासुकी ज्यों बढ़ा है, उगलता जहर बासुकी ज्यों बढ़ा है। उठे धूल नासा पुटों में समाए, उठे धूल नासा पुटों में समाए। मेरे गाँव मुझको बहुत याद आए, मेरे गाँव मुझको बहुत याद आए। तो यहाँ रात दिन नोट की बात होती, वाह, यहाँ रात वास्तव में दिन, ये यथार्थ है। यहाँ रात दिन। अब शहर में आता है ये आदमी कमाने के लिए, तो पैसा कमाने के लिए आता है। नहीं तो गाँव में जहाँ आनंद है वहाँ न रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ रात दिन नोट की बात होती, यहाँ नोट में जान नीलाम होती। यहाँ रात दिन नोट की बात होती, यहाँ नोट में जान नीलाम होती। अभी बस द्रौपदी चीर अपना खिंचाए, मेरे गाँव मुझको विवश द्रौपदी, विवश द्रौपदी चीर अपना खिंचाए। मेरे गाँव मुझको बहुत याद आए, मेरे गाँव मुझको बहुत याद आए। यहाँ आम जामुन न महुआ न पीपल। क्या बात है। बड़ी याद आ रही थी गाँव की कि यहाँ आम जामुन न महुआ न पीपल, नहीं बट की छाया नहीं नीम शीतल। यहाँ आम जामुन न महुआ न पीपल, नहीं वट की छाया नहीं नीम शीतल। सुनिएगा, यहाँ वृक्ष गमले के भीतर समाए। क्या बात है। शहर में यहाँ वृक्ष गमले के भीतर समाए। मेरे गाँव मुझको बहुत याद आए, मेरे गाँव मुझको बहुत याद आए। अब एक नदी को उल्लेख जो हमारे गाँव के बगल से बहती है जी, नरसिंगरी नदी का किनारा यहाँ है। वाह। नरसिंगरी नदी का किनारा यहाँ है, महकता करौंदा बेचारा कहाँ है। क्या बात है। किनारे किनारे तमाम करौंदी के वृक्ष होते थे, महक उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह करती थी सबको पुलक पूर्ण महमा कर। क्या बात है। तो नरसिंगरी नदी का किनारा यहाँ है, महकता करौंदा बेचारा कहाँ है। तब भ्रमर दारू भेदी बना भिन भिनाए। क्या बात। भ्रमर दारू भेदी बना भिन भिनाए। मेरे गाँव मुझको बहुत याद आए, मेरे गाँव मुझको बहुत याद आए। तो अंतिम है स्वागत कि बुला ले मुझे इस शहर से, बुला ले। क्या बात। बुला ले मुझे इस शहर से, बुला ले। और बताएं कि
73 में ये रचना की और 74 में हमको बुला लिया है। क्या बात है, हृदय की आवाज तो थी। बुला ले मुझे इस शहर से, बुला ले, बहुत थक गया गोद में तू सुला ले, बहुत थक गया गोद में तू सुला ले, ये बटरोही दुअरा को कैसे भुलाए, ये बटरोही दुअरा को कैसे भुलाए, मेरे गांव मुझको बहुत याद आए, मेरे गांव मुझको बहुत याद आए। अभी माघ आया तो नहीं जी, आने ही वाला है। जी जी। तो माघ में हमारे गांव का जो आनंद होता है जी, उस आनंद से हमने लोगों को परिचित कराया है। और ये लगभग गजल जैसी रचना है, ये गजल नुमा गीत है। जी जी। तो इसको आपको माघे के ठारिमा, अच्छा, माघे के ठारिमा जी। माघ में गांव में बड़ी गर्मी होती है। हाँ। सब लोग सथरी में लेटे रहते हैं और खाना पीना तो उतना नहीं मिलता, बेगादा वगैरह है और कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जी जी। चना भून के खा लिया, महुआ का लाटा खा लिया, बड़ी गर्मी रहती है। तो हमने सथरी यानी वही जो पियरा की जमीन में पियरा की सथरी जो गाँव में लगती है, कोदो के पियरा की खास तौर से। हाँ, वास्तविक वही है। बड़ी गर्मी उसमें होती है। कुछ भी न बिछाइए, एक चादर ऊपर से ओढ़ लीजिए। जी जी, बिल्कुल। तो हम लोग तो जब यही क्या बताएं, जब छोटे छोटे थे हम लोग पियरा वाली सथरी में लेटे, और ओढ़ने के लिए क्या होती थी, दीदी के जो साड़ी पुरानी धोती, 16 हाथ के हो रही पुरानी धोती, तो का अगर दो बार परत दे तो 4 हाथ के, 8 और 4 हाथ बड़ी लंबी, तो 4 परत भी हो जाती। जी जी, पूरी ठंडी माँ की साड़ी और वो सथरी, क्या बात है। तो याद रही, तो उस पर लिखा हमने। स्वागत है। ये भी रचना बहुत पुरानी है, 93 की है। सथरी यानी गांव में बनाई हुई एक प्रकार की रजाई या बिछौना, जिसे पहले प्रयोग किया जाता था। जी, माने वो भी गांव में इतनी गरीबी थी जी। अब तो आजकल लोग जैसे प्रयागराज कल्पवास में जाते इसी तरह की सथरी बना के जी। तो ये बोरा वाली फट्टी ले लेते हैं और बीच में भर के दोनों तरफ से सिलवा देते हैं। अच्छा। उसी में अपने नीचे चाहे वो बर्फ जमती रहे, चाहे बालू में पानी बहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता जी जी। लेकिन हम लोगों को तो वो भी उपलब्ध नहीं था तो बस पैरा की सथरी ऐसे ऐसे पाल लिए और उसमें लेट करके दीदी की साड़ी, दीदी की धोती ओढ़ लिए जी। बस रात बिल्कुल गर्मा गर्म रही, ठंड नहीं होती थी। तो दंदाई बहुत गाँव ए माघे के ठारी माँ, दंदाई बहुत गाँव, दंदाई बहुत गाँव ए माघे के ठारी माँ, दुअरा चली हजूर ए माघे के ठारी माँ। क्या बात है। शायरियों के लिए शहरवासियों को लोग आमंत्रित किया है कि दंदाई बहुत गाँव ए माघे के ठारी माँ, दुअरा चली हजूर ए माघे के ठारी माँ। क्या बात है। तो काहे चली दुअरा के मखमल के बाप पैरा के सथरी दसी हबाए, मखमल के बाप पैरा के सथरी दसी हबाए, कथरी में घुसा गाँव में माघे के ठारी माँ। मखमल के बाप पैरा के सथरी दसी हबाए, कथरी में घुसा गाँव ए माघे के ठारी माँ। बंदावे करी, ठंड कैसे लगेगी। हाँ, तो कथरी में घुसा गाँव ए माघे के ठारी माँ, दुअरा चली हजूर ए माघे के ठारी माँ। अब कौन मेर के हुआ की स्थिति देखी कि कोई राम बूढ़ भोर हाथ गोड़ सकेले,
कैसन के दंदाल रहे ऊँट देखब जी जी के कोई राम बूढ़ भोर हाथ गोड़ सकेले कौड़ाठे बैठ जात ये माघे के ठारे माँ। कोई राम बूढ़ भोर भोर मालवीकरण के दिन गाए जी जी कोई राम बूढ़ भोर हाथ गोड़ सकेले कौड़ाठ बैठ जात ए माघे के ठार माँ। क्या बात दंदाई बहुत गाँव में माघे के ठार माँ। क्या बात दुआरा चली हजूर ए माघे के ठार माँ। अब देखिए कौड़ा ताप चुके ना, कौड़ा तपे के बाद का करब हम जो अपना हुआ पहुंचे जी जी कौड़ा तपाई जी के रहीला भुंजाय जो नहरी के ठुर्री है सोधी सोधी वाह रहीला भुंजा अरे रहीला भुंजाय जो नहरी के ठुर्री है सोधी सोध। ठुर्री के ज्यादा ऐसे ख्याल आई कि जब यह फूटा भुजार रहा तो जो बड़े बड़े फूटा रहे थे जो सियान सियान रहे तो उनका कोमर की जरूरत हमका बनिए के छोटका है इनका पर ठुर्री मिल रही तो अब ठुर्री बहुत सौंधी आवर रही बहुत जौन आनंद ठुर्री में रहा फूटा नहीं रहा। तो रहीला भुंजाय जो नरी के ठुर्री है सोधी सोधी ऊपर धरा लाटा है माघे के ठारे माँ। क्या बात क्या बात रहीला भुंजाय जो नरी के ठुर्री है सोधी सोधी ऊपर धरा लाटा है माघे के ठारे क्या बात है। माँ। दंदाई बहुत गाँव ए माघे के ठारी माँ। दुआरा चली हजूर ए माघे के ठारी माँ। और फिर एक के बाद अपना के जौनार हुई दोपहर के अच्छा चर्चा ना तो होएगा निश्चित रूप से जी। तो का होई कि कोदई के भात रहीला के भाजी बड़ी लसारी। तब तक मैं रहीला के भाजी खूब आ जाती कार्तिक गहन से जी जी तो कोदई के भात अरे कोदई के भात रहीला के भाजी बड़ी लसारी अपना करी जौनारी माघे के ठारे माँ। क्या बात है कोदई के भात रहीला के भाजी बड़ी लसारी अपना करी जौनारी माघे के ठारे माँ। क्या बात है ओ फिर एक के बाद देखब के दोपहर के खाना भा अब का हो रहा है आगे के गतिविधि देखी जी के छोलत है घास पाला पीटहिया सूरज। पाला कहते हो जो बैर के पत्ता बैर के ढाकी काट काट ऐसा ऐसे खूब पीटत रहे पत्ता पत्ता आ रहा जाए फिर ओका जो उन्हें सानी में डालत रहे वो बहुत दुधार होते गुरुवन का देते दूध ताकत बैर के पत्ता ओका पाला पीटे कहा था जी कहो कहो पाला कहा था कहो पाला कहा था जी। तो छोलत है घास पाला पीटहिया सूरज दिन हिया घमान माघे के ठारे माँ। क्या बात है वहाँ ठंडी नहीं लग सके दिन में तो छोलत है घास पाला पीटहिया सूरज दिन हिया घमान माघे के ठारे माँ। दंदाई बहुत गाँव ए माघे के ठारे माँ। दुआरा चली हजूर ए माघे के ठारे माँ। आओ रात के भी देखवा आनंद वह गर्मी कौन में रही जी कि जब खंजनी के ताल में थिरकती है रात। वाह जब खंजनी समझी थे जी जी छोटे छोटे लय रहा था बिल्कुल बिल्कुल डफली छोटी डफली जब खंजनी के ताल में अरे थिरकती है यहाँ रात। जब खंजनी के ताल में थिरकती है यहाँ रात ठंडी लुकाई जाती है माघे के क्या बात है क्या बात है। जब खंजनी के ताल में थिरकती है यहाँ रात ठंडी लुकाई जाती है माघे के ठारे माँ। क्या बात है। अब अपना के मन में या जरूर लागी कि बटरूही आन खाती तो बहुत प्रबंध कर रहा नगर लोगन के बुलाए के और अपने खातिर कुछ नहीं खाते ठंडे में वो का करी जी तो कहें
के बट रोही का तो माघ कया खरी न कबौ ठारी। हाँ क्या बट रोही का तो माघ कया खरी न कबौ ठारी। भाठा बरई पेटे मय माघे के क्या बात है, ठारी। वाह। बट रोही का तो माघ कई अखरी न कबौ ठारी। भाठा बरई पेटे मय माघे के ठारे माँ। भाठा बरई पेटे मय माघे के ठारे माँ। क्या बात। धंधाई बहुत गाँव ए माघे के ठारे माँ। दुअरा चली हजूर ए माघे के ठारे माँ। क्या बात है।